नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग का लर्नर्स क्लास 2.0 में। बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को पिछली वीडियोस बहुत ही अच्छी लगी होंगी। मैंने पहला चैप्टर पढ़ा दिया है जो कि प्राकृतिक संख्याएं थी। आज हम लोग इकाई 2 यानी कि चैप्टर दूसरा पूर्ण संख्याएं पढ़ेंगे। आइए इसे शुरू करते हैं हम लोग। इकाई 2 पूर्ण संख्याएँ यानी कि होल नंबर्स। ठीक है, आइए बच्चों, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? पूर्ण संख्याएं पढ़ेंगे, संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का प्रदर्शन पढ़ेंगे, क्रमागत पूर्ण संख्याएं पढ़ेंगे, पूर्ण संख्याओं पर संख्याएं तथा गुणधर्म पढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। आपने प्राकृतिक संख्या के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली है। बच्चों, हम लोग इकाई पहला चैप्टर पहले में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स। ठीक है, क्या हमारा काम इन्हीं संख्याओं से चल सकता है? बच्चों, क्या हमारा काम सिर्फ प्राकृतिक संख्याओं से चल जाएगा? यह एक विचारणीय विषय है, यानी कि यह एक सोचने का विषय है। आवश्यकता अनुसार प्राकृतिक संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्याओं के समूह में परिवर्धित करना होगा तथा पूर्ण संख्याओं पर होने वाली विभिन्न संक्रियाओं जैसे कि जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग को ध्यानपूर्वक देखने से उनके अनेक प्रगुण यानी कि नियम दिखाई देते हैं। इन प्रगुणों यानी नियमों को यथास्थान प्रयोग करने से संक्रियाओं को सरल बनाया जा सकता है। ठीक है, आइए पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। बच्चों, इस चित्र में साफ कुछ नहीं दिख रहा है, परंतु मुझे यह लग रहा है कि इन तीनों चित्र में चिड़िया की संख्या पूछा है। ठीक है, आप लोग अपनी किताब में देख लीजिएगा, उसमें साफ साफ दिख जाएगा। तो बच्चों, आइए हम लोग गिनने की कोशिश करते हैं। पहले वृक्ष पे कितनी चिड़िया हैं? ये एक हो गई और ये दो। पहले पे दो चिड़िया बैठी हैं और दूसरे वृक्ष पे सिर्फ एक चिड़िया बैठी है। ठीक है, और तीसरे वृक्ष पे तो एक भी चिड़िया नहीं दिख रही है। आइए देखते हैं आगे क्या कहता है। चित्र 1 एवं चित्र 2 में आप वृक्ष पर बैठी चिड़ियों की संख्या बता सकते हैं, लेकिन तीसरे वृक्ष पर चिड़ियों की स्थिति को क्या आप किसी संख्या द्वारा बता सकते हैं? बच्चों, जब तीसरे वृक्ष पर कोई चिड़िया ही नहीं बैठी है तो उसे हम कैसे व्यक्त करेंगे? उसकी संख्यांक क्या होगी? अभी तक हमें जिन गिनती की संख्याओं 1, 2, 3 एंड सो ऑन की जानकारी हो चुकी है, उनमें ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसके द्वारा हम तीसरे वृक्ष पर बैठी चिड़िया की संख्या को बता सकें। इसे हम संख्यांक शून्य द्वारा व्यक्त करते हैं। यानी कि जब तीसरे वृक्ष पे हमें एक भी चिड़िया बैठी हुई नहीं दिख रही है तो वहाँ पे किस संख्यांक का हम प्रयोग करेंगे? शून्य का। ठीक है, अर्थात हमें संख्या शून्य की आवश्यकता है। आइए अब हम संख्याओं को 0, 1, 2, 3 के विषय में जानें। बच्चों, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। पहले वृक्ष पे दो चिड़ियाँ बैठी थी, दूसरे वृक्ष पे सिर्फ एक चिड़िया, परंतु तीसरे वृक्ष पे तो हमें एक भी चिड़िया बैठी हुई नहीं दिख रही है। तो जब एक भी चिड़िया बैठी हुई नहीं दिख रही है तो उसे हम किस संख्या से प्रदर्शित करेंगे? शून्य से, और शून्य का संख्यांक ये होगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं हम लोग। एक डिब्बे में 10 गोलियां लीजिए। बच्चों, आप लोग कंचे खेलते होंगे, या फिर कोई भी एक गोली ले लीजिए जो घर पे मिल जाए, और फिर इन गोलियों को 10 शिक्षार्थियों में बराबर बराबर बांटिए। बच्चों, अगर हमारे पास 10 गोलियां हैं, ठीक है, और यदि हमें 10 बच्चों में बांटना है तो हम भाग दे देंगे। तो हर एक शिक्षार्थी को कितनी गोली मिलेगी? एक एक गोली मिलेगी। ठीक है, प्रत्येक शिक्षार्थी को एक एक गोली मिली। डिब्बे में कितनी गोलियां बची? बच्चों, 10 गोलियां थी और वो सभी गोलियां हमने 10 शिक्षार्थियों में बांट दी, तो कितनी गोलियां शेष डिब्बे में बच गई? एक भी नहीं बची। ठीक है, स्पष्ट है कि डिब्बे में एक भी गोली नहीं बची। डिब्बे में बची हुई अर्थात शेष गोलियों की संख्या शून्य होगी, और शून्य का संख्यांक ये है। ठीक है, जब हम शून्य को भी प्राकृतिक संख्याओं के साथ सम्मिलित कर लेते हैं तो प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। बच्चों, हम लोगों ने पहली इकाई में यानी कि प्राकृतिक संख्या में आखिरी में हम लोगों ने पूर्ण संख्याओं को थोड़ा मोड़ा पढ़ा था कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती हैं, परंतु पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। ठीक है, इस प्रकार 0, 1, 2, 3, 4 पूर्ण संख्याएं हैं। 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। बच्चों, हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या में क्या पढ़ा था कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है।
परंतु सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ठीक है, चूँकि प्रत्येक पूर्ण संख्या से बड़ी पूर्ण संख्याएं होती हैं, अतः कोई भी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती है। बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या में पढ़ा था। जैसे कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि हम उसमें एक जोड़कर उसकी अनुवर्ती संख्या ज्ञात कर सकते हैं और वह अनुवर्ती संख्या उस संख्या से बड़ी होगी। उसी तरीके से पूर्ण संख्या में भी है कि हम हर एक पूर्ण संख्या की उसकी अनुवर्ती पूर्ण संख्या ज्ञात करके उससे बड़ी संख्या हम प्राप्त कर सकते हैं। तो पूर्ण संख्या में भी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात करना असंभव है। ठीक है, आइए पूर्ण संख्या का संख्या रेखा पर प्रदर्शन। संख्या रेखा पर शून्य से प्रारंभ करके समान दूरी पर पूर्ण संख्याएं निरूपित कीजिए। बच्चों देखें यहाँ पे समान दूरी से शून्य से लेकर 6 तक निरूपित किया गया। आइए देखते हैं आगे। नीचे की संख्या रेखा देखकर बताइए कि बिंदुओं ए, बी, सी तथा डी द्वारा कौन सी पूर्ण संख्याएं निरूपित होती हैं। आइए देखते हैं हम लोग। 0, 1, 2, फिर ए आ गया, फिर 4, फिर बी आ गया, फिर सी आ गया, फिर एक और जगह, फिर डी आ गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या काम आएगा हम लोग के लिए, यहाँ पे क्रमागत संख्याएं यानी कि हर एक संख्या की उसकी अनुवर्ती संख्याएं काम आएंगी यहाँ पे। आइए पढ़ते हैं हम लोग, आइए इसे हल करते हैं हम लोग। पहली संख्या 0, फिर 1, फिर 2, फिर उसके बाद से ए आ गया और फिर बी, सी और डी। ठीक है, तो बच्चों 2 के बाद ए आया है, तो 2 की अनुवर्ती संख्या अगर हम ज्ञात करें तो 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3। तो ए की जगह पे कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, फिर 3 से अगली संख्या 4, फिर 4 से अगली संख्या बी। तो 4 से अगली संख्या यानी अनुवर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए हम 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5। बी की जगह पे 5 हो जाएगा। फिर 5 की अगली संख्या सी यानी कि 5 + 1, तो सी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर सी से अगली संख्या यानी कि 6 + 1 बराबर 7, यहाँ पे 7 हो जाएगा, इसके लिए पूछा नहीं है। फिर 7 से अगली संख्या डी, तो 7 + 1 बराबर 8, तो बच्चों डी की संख्या क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 1 की पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या बताइए। बच्चों हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या में पढ़ा था कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, तो उसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या हम नहीं ज्ञात कर सकते थे, परंतु बच्चों यहाँ पे पूर्ण संख्या पूछा है। तो बच्चों पूर्ण संख्या में तो 0 भी शामिल होता है, और हम तो जानते ही हैं कि पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए हमें उस संख्या से 1 घटाना होता है, और अनुवर्ती यानी कि उत्तरवर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए हमें उस संख्या में 1 जोड़ना होता है। तो बच्चों यहाँ पे पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या पूछा है, तो पूर्ण संख्या में तो 0 भी शामिल होता है, तो यदि 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे इसका उत्तर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 13 की पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या बताइए। तो 13 की पूर्ववर्ती यदि हम संख्या निकालें तो 13 - 1 यानी कि 12। ठीक है, अब 14 की अनुवर्ती पूर्ण संख्या क्या है, तो 14 में यदि हम 1 जोड़ दें अनुवर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए तो हो जाएगा 15। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। क्रमागत पूर्ण संख्या यानी कि कॉन्सेक्यूटिव होल नंबर्स। ठीक है, आइए निम्नांकित संख्याओं के प्रत्येक समूह पर ध्यान दें। देखिए ये गलत लिखा है थोड़ा सा। पहला समूह 2, 3, 4, दूसरा समूह 7, 8, 9 और तीसरा समूह 15, 17 और 20। प्रथम और द्वितीय समूह की संख्याएं यानी कि ये और ये बाएं से दाएं क्रमशः 1-1 के अंतर से बढ़ रही हैं। कैसे बच्चों, 2 में यदि हम 1 जोड़ें तो 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 में 1 जोड़ें तो 4 हो जाएगा। इसी तरीके से 7 में 1 जोड़ें 8 हो जाएगा, 8 में 1 जोड़ें 9 हो जाएगा। तो 1-1 के अंतर से बढ़ रही हैं ये। कैसे, आइए देखते हैं। चलिए 3 से अधिक संख्याओं का एक अन्य समूह लेते हैं। कौन सी,
8, 9, 10, 11 और 12 लेते हैं। इस समूह की संख्याओं की क्या विशेषता है? इस समूह की संख्या भी क्रमशः 1-1 के अंतर से बढ़ रही हैं। यहाँ पे भी वही बात है, 8 में 1 जोड़े 9, 9 में 1 जोड़ने पे 10, 10 में 1 जोड़ने पे 11, 11 में 1 जोड़ने पे 12। ठीक है। समूह में आगे आने वाली कोई भी संख्या अपने ठीक पहले की संख्या की उत्तरवर्ती संख्या है। बच्चों, इस समूह में क्या दिया हुआ है? पिछली संख्या की उत्तरवर्ती संख्या दी हुई है। ठीक है। किसी समूह की इस विशेषता वाली सभी संख्याएं क्रमागत संख्या कहलाती है। यानी कि यदि हम किसी संख्या की उत्तरवर्ती फिर उसकी उत्तरवर्ती संख्या यदि हम ज्ञात करते रहें तो वह संख्या क्या कहलाने लगेगी? क्रमागत संख्या कहलाने लगेंगी। कैसे? मान लीजिए कि हम लोगों ने 15 लिया, फिर उसकी उत्तरवर्ती संख्या 16, फिर उसका उत्तरवर्ती 17, फिर उसकी उत्तरवर्ती 18। इसी तरीके से यदि हम पिछले संख्या की उत्तरवर्ती संख्या ज्ञात करते रहें तो ये संख्या क्या बन जाएंगी? ये संख्या क्रमागत संख्याएं बन जाएंगी, यानी कि एक के बाद एक की संख्याएं। इस प्रकार प्रथम समूह एवं द्वितीय समूह की संख्याएं 2, 3, 4 एवं 7, 8, 9 भी क्रमागत संख्या है। यानी कि पहला समूह और दूसरा समूह क्या है? क्रमागत संख्या है। अब क्या उपर्युक्त तृतीय समूह की संख्याएं यानी कि 15, 17 और 20 क्रमागत संख्याएं हैं? स्पष्टतः नहीं। क्यों बच्चों? क्योंकि क्रमागत संख्या तो हम तभी कहेंगे ना जब हम पिछली संख्या की उत्तरवर्ती संख्या ज्ञात करें। और उत्तरवर्ती संख्या ज्ञात करना यानी कि पिछली संख्या में केवल एक जोड़कर उसकी अगली संख्या ज्ञात करना, ना कि एक से अधिक। परंतु बच्चों यहाँ तीसरे समूह में देखिए, 15 में कितना जोड़ दिया है? 2 जोड़ दिया है। और 17 में कितना जोड़ दिया है? 3 जोड़ दिया है। तो बच्चों ये क्या हो गया? यह क्रमागत संख्याएं नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि क्रमागत संख्या तभी हम कहेंगे जब सिर्फ एक जोड़कर उसकी अगली संख्या लिखी गई हो, सिर्फ उसकी अनुवर्ती संख्या लिखी गई हो, तभी वो क्रमागत संख्या कहलाएगी। परंतु एक से अधिक यदि हम जोड़ें तो वह क्रमागत नहीं कहलाएगी। ठीक है। वही बात कह रहा है, क्योंकि 15, 17 और 20 क्रमशः 1-1 के अंतर से नहीं बढ़ रही हैं। दूसरे शब्दों में 17, 15 की अनुवर्ती नहीं है। क्यों? क्योंकि 15 की अनुवर्ती यदि हम निकालें तो सिर्फ एक जोड़ेंगे तो 16 आएगा, परंतु यहाँ पे तो 17 दिया हुआ है, तो 17, 15 की अनुवर्ती संख्या तो बिल्कुल भी नहीं हुई। और 20, 17 की अनुवर्ती नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 जोड़कर 20 लाया गया है, तो यह क्रमागत संख्या नहीं कहलाएगी। ठीक है। आइए, इसी प्रकार 13, 14 और 15 ऐसी पूर्ण संख्याएं हैं जो एक क्रम में है। 13 के बाद 14 एक जोड़ें तो, 14 के बाद 15 केवल एक जोड़ें तो, ऐसी पूर्ण संख्याओं को क्रमागत पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है। दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का अंतर सदैव एक होता है। कैसे? यदि 13, 14 और 15 लें हम लोग, तो दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का अंतर सदैव एक होता है। यदि ये दो संख्याएं हैं 13 और 14, तो इन दोनों का अंतर यानी कि बड़े में से छोटे को घटा देना। यदि हम घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से यदि हम 14 और 15 लें तो 15 और 14 को माइनस करें तो कितना हो जाएगा? केवल 1 बचेगा। यही क्या कह रहा है कि दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का अंतर सदैव एक होता है। इन दोनों का अंतर 1 हो गया और इन दोनों का अंतर 1 हो गया। ठीक है। आइए प्रयास करते हैं हम लोग। 100 से ठीक पहले की दो क्रमागत पूर्ण संख्याएं बताइए। बच्चों यहाँ पे 100 से पहले की दो क्रमागत पूर्ण संख्याएं पूछा है, यानी कि यदि 100 से पहली क्रमागत पूर्ण संख्या निकालें तो 99, और फिर 100 से दूसरी क्रमागत पूर्ण संख्या निकालें तो 98। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 98 और 99। ठीक है। इसी तरीके से 101 से प्रारंभ होने वाली 4 क्रमागत संख्याएं बताइए। तो 101 से प्रारंभ होने वाली मतलब कि 101 से शुरू करें और उसकी अगली क्रमागत संख्या ज्ञात करें एक जोड़कर, तो 102। ठीक है। फिर 102 में एक जोड़ें तो 103, फिर 103 में एक जोड़ें तो 104, फिर 104 में एक जोड़ें तो 105। ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी, यानी कि 101 से प्रारंभ होने वाली 4 क्रमागत संख्याएं हमें प्राप्त हो गई हैं। कौन कौन सी हैं? 102, 103, 104 और 105।
5। ये चारों क्या है, 101 से प्रारंभ होने वाली 4 क्रमागत संख्याएं हैं। ठीक है, आइए 3 क्रमागत संख्याएं 3, 4 और 5 लीजिए। पहली संख्या और तीसरी संख्या जोड़िए, योगफल का आधा कीजिए, उत्तर से बीच वाली संख्या की तुलना कीजिए। बच्चों क्या कह रहा है कि 3 क्रमागत संख्याएं 3, 4 और 5 लिया, फिर पहली संख्या है यानी कि और तीसरी संख्या यानी कि 5 को जोड़ना है। ठीक है, 5 और 3 को जोड़ना है, 8 हो गया। अब योगफल का आधा कर देना है, तो क्या करना है, 8 का हम आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब उत्तर से बीच वाली संख्या की तुलना कीजिए। तो बच्चों योगफल का आधा करने पे 4 प्राप्त हुआ है हमें, और बीच वाली संख्या 4 है, तो ये दोनों तो एक से हैं। यानी कि यदि हम पहली और तीसरी संख्या का योगफल निकालें और उसका आधा करें तो 3 क्रमागत संख्याओं की बीच वाली संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ये नियम है। ठीक है, आगे कोई भी 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं लेकर यही क्रिया दोहराइए, क्या निष्कर्ष निकलता है। आइए हम फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं। हम लेते हैं 16, 17 और 18। यदि हम पहली और तीसरी संख्या को जोड़ें 16 और 18 को, तो कितना हो जाएगा, 8 से 14 को 4 हासिल 1, 1 1 2 है 3। अब 34 का आधा कर दें हम लोग, कितना हो जाएगा, 17। तो बच्चों देखिए 17 योगफल का आधा करने पे आया हमें, और वही 17 हमें बीच में प्राप्त हुआ। ये क्या कह रहा है कि आप पाएंगे कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्याओं के योगफल का आधा बीच की संख्या होती है। पहली और तीसरी संख्या को जोड़कर उसे आधा करें, यानी कि यदि उसमें 2 से भाग दें। बच्चों किसी संख्या का आधा करना यानी कि उसमें 2 से भाग देना होता है। ठीक है, तो पहली तीसरी संख्या को जोड़कर हम उसका आधा करें तो हमें उसकी बीच की संख्या ज्ञात हो जाती है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ये एक नियम है। ठीक है, ये नियम हमें सवाल हल करने में मदद करेगा। आइए 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 40 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। बच्चों क्रमागत संख्या तो हम जानते ही हैं, मान लीजिए 3 क्रमागत संख्याएं A, B और C। ठीक है, और ये क्या कह रहा है कि पहली और तीसरी का योगफल 40 है, यानी कि पहली A और तीसरी C का योगफल 40 है। ठीक है, देखिए पहली और तीसरी संख्या का योगफल 40 है। अब पहली और तीसरी संख्या के योगफल का आधा यानी कि A प्लस C का आधा, यानी कि 40 का आधा हम करें तो कितना प्राप्त होगा, 20 प्राप्त होगा। देखिए बीच की संख्या 20 आ गई, यानी कि B की जगह पे 20 आ गया। ठीक है, अब क्रमागत संख्या है तो A क्या है, B से पहले है, यानी कि A जो है B की पूर्ववर्ती संख्या है। तो पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी, 20 में से 1 माइनस कर देंगे। तो यदि हम 1 माइनस करें तो ये 19 हो जाएगा। और C क्या है, B की उत्तरवर्ती संख्या, यानी कि उसकी अगली संख्या है। तो उत्तरवर्ती संख्या के लिए हम 1 जोड़ देंगे तो ये 21 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें संख्या ज्ञात हो गई है। देखिए कौन कौन सी हैं, अतः संख्याएं 19, 20 और 21 हैं। देखिए 19, 20 और 21 हमें ज्ञात हो गए। ठीक है, आइए अभ्यास। पहला क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। बच्चों अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। और बच्चों आप लोग बताइए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी हो गई, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 हो गई। ठीक है, आइए संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। बच्चों हम लोग प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या दोनों इकाइयों में हम लोगों ने संख्या रेखा पर इन अंकों को समान दूरी पर रखकर हम लोगों ने लिखा था। ठीक है, तीसरा देखिए 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। अभी अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन हल किया था, उसी को बेस लेकर हम ये तीसरा सवाल हल कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग कोशिश कीजिएगा। यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 हो यानी 39 हो तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। बिल्कुल वैसा ही है, यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं बोला है तो मान लीजिए पहली A, दूसरी B और तीसरी C, तो ये क्या कह रहा है कि मध्य की संख्या 39 है, यानी कि B की जगह 39 है। तो ये A पूर्ववर्ती हो गई और ये C उत्तरवर्ती हो गई।
तो पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा। ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। बच्चों, यहाँ हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या के अंतिम में भी पढ़ा था और पूर्ण संख्या के शुरुआत में भी पढ़ा था। ठीक है, कि कौन सी संख्या यदि हम प्राकृतिक संख्या में शामिल कर लें तो वह पूर्ण संख्या हो जाएगी। ठीक, आइए पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं के प्रगुण, पूर्ण संख्याओं में योग का प्रगुण। आइए देखते हैं योग का समवर्ग प्रगुण। पूर्ण संख्याओं के विभिन्न युग्म यानी जोड़े को लीजिए, जैसे कि 5 और 7, 3 और 4, 0 और 3 और 0 और 0। प्रत्येक युग्म की संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं 5 + 7 कितना हो जाएगा 12। 3 और 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 और 4 जोड़ेंगे तो ये 7 हो जाएगा। 0 और 3 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। 0 और 0 जोड़ेंगे तो 0 होगा। बच्चों, एक नोट लिख लीजिए आप लोग। पहला, किसी भी संख्या में शून्य जोड़ने या घटाने पर हमें वही संख्या पुनः प्राप्त होती है। ठीक है, एक और नियम है, किसी भी संख्या में शून्य से गुणा करने पर उत्तर सदैव शून्य प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। पूर्ण संख्याओं के ऐसे ही 3 और युग्म लेकर उनके योगफल ज्ञात कर उनका परीक्षण कीजिए। ठीक है, क्या योगफल सदैव पूर्ण संख्या ही आता है? तो बच्चों, हम जानते हैं कि 0 से लेकर 1, 2, 3 और अनंत तक ये चिन्ह अनंत का है, मतलब कि संख्याओं का कोई अंत नहीं है। तो बच्चों, क्या कह रहा है कि पूर्ण संख्याओं के ऐसे ही कोई 3 युग्म हमें लेने हैं, उनके योगफल ज्ञात करने हैं। तो क्या हमें हमेशा पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगा? उत्तर होगा हाँ, क्योंकि 0 और उससे आगे की सारी अंक हमें पूर्ण संख्याओं में ही मिलते हैं। ठीक है, क्या पूर्ण संख्याओं का एक भी युग्म ऐसा मिला जिसका योगफल एक पूर्ण संख्या नहीं है? ऐसी कोई भी 2 पूर्ण संख्याएं प्राप्त नहीं की जा सकती जिनका योगफल एक पूर्ण संख्या ना हो। ओके, निष्कर्ष, कंक्लूजन। 2 पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव पूर्ण संख्या होता है। यह पूर्ण संख्याओं के योग का समवर्ग प्रगुण है। मतलब कि हम कोई भी 2 पूर्ण संख्याएं ले लें, यदि हम उनका योग करेंगे तो हमें उत्तर में फिर से एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। योग का क्रम विनिमय प्रगुण, ये क्या होता है आइए देखते हैं। राधा एक दुकान से पहले 3 टॉफ़ियाँ खरीदती है और पुनः 2 टॉफ़ियाँ। राधा ने कुल कितनी टॉफ़ियाँ खरीदी? बच्चों, क्या हुआ? बच्चों, राधा ने क्या किया? पहले राधा ने एक दुकान से पहले कितनी टॉफ़ियाँ खरीदी? 3 टॉफ़ियाँ। ठीक है, तो पहले 3 टॉफ़ियाँ खरीदी और पुनः 2 टॉफ़ियाँ, यानी कि फिर से 2 टॉफ़ियाँ। तो क्या पूछ रहा है कि राधा ने कुल कितनी टॉफ़ियाँ खरीदी? तो यदि हमें कुल संख्या ज्ञात करनी हो तो हमें उन संख्याओं को आपस में जोड़ देना होता है। ठीक है, देखिए 3 और 2 की जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5, यानी कि राधा ने कुल 5 टॉफ़ियाँ खरीदी। इसी तरीके से महमूद भी उसी दुकान से टॉफ़ियाँ खरीदता है। वह पहले 2 टॉफ़ियाँ खरीदता है और फिर 3 टॉफ़ियाँ। महमूद ने कुल कितनी टॉफ़ियाँ खरीदी? तो महमूद ने पहले 2 टॉफ़ियाँ खरीदी, फिर 3 टॉफ़ियाँ खरीदी। ठीक है, इसने भी कितनी टॉफ़ियाँ खरीदी? कुल 5 टॉफ़ियाँ खरीदी। ठीक है, देखिए राधा और महमूद प्रत्येक ने
कुल 5 टॉफ़ियाँ खरीदी। बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि यदि योग में यानी कि जोड़ में हम संख्याओं का क्रम बदल भी दें तो हमें उत्तर सेम प्राप्त होगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। कोई दो पूर्ण संख्याएं जैसे 3 और 5 लीजिए और उन्हें जोड़कर रिक्त स्थान भरिए। देखिए बच्चों, 3 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से पुनः संख्याओं के क्रम बदलकर योगफल ज्ञात कीजिए। हम 5 और 3 जोड़ेंगे तो उत्तर 8 ही आएगा। देखिए, दोनों स्थितियों में योगफल की तुलना कीजिए। 3 और 5 को जोड़े तो भी 8 आया और 5 और 3 को जोड़े तो भी 8 आया। हम देखते हैं कि 3 + 5 = 5 + 3। ठीक है, इस तथ्य को हम संख्या रेखा द्वारा भी समझ सकते हैं। आइए हम समझें इसे। संख्या रेखा खींचकर 3 + 5 का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए संख्या रेखा खींची हुई है, जहाँ पे देखिए पहले क्या किया है बच्चों, यहाँ पे 3 + 5 जोड़ना है तो पहले 3 है फिर 5 है। ठीक है, आइए, तो पहली संख्या 3 है तो पहले हम 3 खाने लेंगे। ये 1 खाना, ये 2 खाना और ये 3 खाना। ठीक है, तो पहले 3 तक लिया है। फिर अगली संख्या 5 है तो फिर से 5 खाना हम लेंगे। 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 खाने हो गए। अब इन सभी खानों को हम आपस में जोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पे योगफल पूछा हुआ है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कितना हो गया, 8। और 3 + 5 = 8 होता भी है। तो वही संख्या रेखा पे खींच कर दिखाया हुआ है। इसी प्रकार दूसरी संख्या रेखा खींचिए और 5 + 3 का योगफल प्राप्त कीजिए। तो बच्चों वही नियम है, पहले 5 खाने लिए फिर 3 खाने लिए। देखिए यहाँ पे पहले यहाँ से 5 खाने लिए, फिर यहाँ से और 3 खाने लिए। कुल कितने हो गए, ये 5 और ये 3। और हमें योगफल ज्ञात करना है तो जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, तो हमें उत्तर तो एक जैसा ही प्राप्त हो रहा है। क्या कहता है, हम देखते हैं कि दोनों स्थितियों में संख्या रेखा पर प्राप्त योगफल समान है, अतः 3 + 5 = 5 + 3। तो बच्चों मैंने आप लोग को तो पहले ही बताया था कि यदि हम संख्याओं का योग निकालते हैं तो संख्याओं का क्रम बदलने से उत्तर में कोई बदलाव नहीं होता है, हमें उत्तर हमेशा समान ही प्राप्त होता है। ठीक है, आइए जांच कीजिए। आइए देखते हैं पूर्ण संख्याओं के दो अन्य जोड़े जैसे 3 और 4 और 6 2 लेकर जांच कीजिए। आइए देखते हैं, यहाँ पे 3 और 4 का दिया हुआ है। आइए देखते हैं, पहले 3 है और बाद में 4 है, कितना हो गया बच्चों, 7। और यदि इन्हीं का क्रम आपस में बदल भी दे, 3 को 4 की जगह और 4 को 3 की जगह कर दें तो क्या उत्तर बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। जैसे 4 + 3 हमें उत्तर 7 ही प्राप्त होगा, यानी कि उत्तर हमेशा समान ही रहेगा। ठीक है, इसीलिए 3 + 4 = 4 + 3। तो इसीलिए यदि उत्तर समान है तो हम क्या करेंगे, 3 + 4 = 4 + 3, दोनों को बराबर कह सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार 6 + 2 = 8 हो गया, या फिर 2 + 6 = 8 हो गया। यहाँ पे क्रम बदल कर भी दिखाया हुआ है कि उत्तर हमेशा समान ही आएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। पूर्ण संख्याओं का ऐसा कोई भी युग्म प्राप्त नहीं किया जा सकता जिसमें संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल भिन्न भिन्न प्राप्त हो। वही चीज़ हमें बता रहा है कि यदि हम पहले 6 फिर उसमें 2 जोड़ें तो 8 आएगा, और यदि हम पहले 2 ले लें फिर बाद में 6 जोड़ें तो भी उत्तर 8 ही आएगा। ये भी वही कह रहा है कि ऐसी कोई भी युग्म नहीं है जिसमें संख्याओं के यदि हम क्रम बदल दें तो योगफल भिन्न प्राप्त हो। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भी योगफल 8 ही है और यहाँ पे भी 8 ही है। हमने क्रम भले ही बदल दिया है लेकिन हमें उत्तर सेम प्राप्त हुआ है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। इसी प्रकार हम निष्कर्ष निकालते हैं, दो पूर्ण संख्याओं के योगफल पर संख्याओं के क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बच्चों, जब उत्तर सदैव समान ही रह रहा है तो क्या क्रम बदलने से कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो शेष बचा हुआ हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग इसको और एक बार रिपीट कर लीजिएगा, वीडियो फिर से देख लीजिएगा
और जो नहीं समझ में आएगा उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर कल मुलाकात होगी। धन्यवाद।